हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 10th साइंस की बुक के जितने भी रिएक्शंस हैं उन सारे रिएक्शन को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को मिलके हमारा कोई न्यू प्रोडक्ट बनता है। दो रिएक्टेंट हमारा कंबाइन हो रहे हैं और कोई न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जो रिएक्ट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, यानी कि ए एंड बी हमारा रिएक्टेंट है और जो न्यू प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं Mg यानी मैग्नीशियम। इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुई और हमारा बन गया MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम भी कहते हैं। क्विक लाइम की रिएक्शन H2O वाटर के साथ हुई और हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन गया। ठीक है, इसको हम स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। ये दोनों हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दो चीज़ें कंबाइन हुई, न्यू प्रोडक्ट बनाई, कंबाइन हुई और न्यू प्रोडक्ट बनाई। ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, और भी हमारे और छोटे मोटे रिएक्शंस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी बहुत छोटे मोटे रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि मान लो कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन के साथ वाटर रिएक्ट करता है, H2O बनता है। CH4 यानी मीथेन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। है C6H12O6 यानी कि हमारा ग्लूकोज, यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और CO2 H2O और एनर्जी देता है। ठीक है, ये भी हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है क्योंकि इसमें से एनर्जी भी निकल रही है। ठीक है, तो एक रिएक्शन कई तरीके की रिएक्शंस हो सकती हैं, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल हमारा कॉम्बिनेशन भी है और एक्सोथर्मिक भी है क्योंकि इसमें से एनर्जी भी निकल रही है। बाकी आप ये हमारा रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, दूसरा हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, हमारा कोई एक रिएक्टेंट है, हमने उसको क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। वो डिकम्पोज हम कई तरीके से कर सकते हैं, हीट्स की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से या सनलाइट की मदद से। हमने क्या करा, इस रिएक्टेंट को डिकम्पोज करके न्यू प्रोडक्ट बनाए। तो इस तरीके के रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, इसको मैंने हीट किया और Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बन गया। ये आपकी NCERT बुक का रिएक्शन है, इसको याद रखना। ठीक है, इसको हम फेरस सल्फेट कहेंगे। ठीक है, और ये हमारा फेरस ऑक्साइड बना है। ठीक है, और इसके अलावा और भी तरीके के रिएक्शन देख लेते हैं। ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। ठीक है, इसको भी मैंने हीट किया। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि अभी हम पढ़कर आए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं। तो क्विक लाइम बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और भी हम देख लेते हैं। PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको मैंने हीट दिया तो PbO यानी लेड ऑक्साइड बन गया। बाय द वे इसका नाम है लेड नाइट्रेट। ठीक है, और हमारा NO2 प्लस O2 बन गया। ये हमारा ऑक्सीजन, ये हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये भी हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है।
हमने इसको हीट दे के डिकम्पोज कर दिया। अब हम हीट के अलावा इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट से भी डिकम्पोज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से करेंगे तो सबसे पहले मान लीजिए ये मेरा H2O यानी मेरा वाटर है, मैंने उसको इलेक्ट्रिसिटी दी तो ये मेरा H2+O2 में डिकम्पोज हो गया। अब मैं सनलाइट से भी डिकम्पोज कर सकती हूँ, जैसे कि AgCl, इसको मैंने सनलाइट दी, ये मेरा Ag+Cl2 में डिकम्पोज हो गया। उसी तरीके से AgBr को भी मैं सनलाइट दे सकती हूँ, और जब मैंने AgBr को भी सनलाइट दिया तो Ag+Br में डिकम्पोज हो गया। ये सारी रिएक्शन आपके NCERT बुक का है, तो उसको अच्छे से लर्न करना। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मान लीजिए मेरे पास AB मेरा कोई रिएक्टेंट है और मैंने उस रिएक्टेंट के साथ C डाला, तो ये क्या करेगा, ये B को रिप्लेस करके A के साथ लग जाएगा और B अकेला रह जाएगा। तो कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन हमेशा याद रखना हायर रिएक्टिव ही लोअर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरा Fe है और मेरा कॉपर सल्फेट है, कॉपर और सल्फेट। ठीक है, AB मेरा कॉपर और सल्फेट है, C मेरा Fe है, तो C क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करके Fe सल्फेट और कॉपर बाहर निकल गया। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं Fe सल्फेट और उसमें कॉपर डाल दूं तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जो है Fe से कम रिएक्टिव है। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी एक और चीज़ बताना था मुझे कि कॉपर सल्फेट का कलर आपका ब्लू होता है, और अगर कॉपर सल्फेट से Fe सल्फेट बन गया तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो ब्लू से ग्रीन कलर क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर आपका ऐसे ही प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल गया। और भी देख लेते हैं, जैसे कि हमारा Pb यानी लेड और कॉपर क्लोराइड मैंने डाल दिया, तो ये Pb क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर ऐसे ही निकल जाएगा। ये भी हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसी तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मान लीजिए AB+CD है, तो ये दोनों ही डिस्प्लेस हो जाते हैं। जैसे लाइक A के साथ C आ गया और B के साथ D आ गया, इस तरीके से जुड़ जाएगा। दोनों ही एक दूसरे को डिस्प्लेस करके एक दूसरे की जगह पे आ जाएंगे, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। जैसे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है हमारा Na2SO4, इसके साथ मैंने BaCl2 डाल दिया। BaCl2 का नाम है बेरियम क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, ठीक है। इसके साथ आपका BaSO4 बन जाएगा प्लस का NaCl2 बन जाएगा। ठीक है, ये तो आपका कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है। तरीके से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट हमारा बन जाता है। ठीक है, वो इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट हमारा सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होता है और वो नीचे जम जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है और बेरियम सल्फेट बन जाता है और NaCl बन जाता है। ये जस्ट अभी रिएक्शन जो हमने पढ़ी वही है सेम। अभी जब बेरियम सल्फेट बनेगा ना, तो ये हमारा सॉल्यूबल नहीं होगा, ये जम जाएगा। तो ये वाइट पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे जम जाएगा और हमारा NaCl सॉल्यूबल होगा और ये इनसॉल्यूबल होगा। उसी तरीके से मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अभी हमने पढ़ा था स्लैग्ड लाइम या फिर लाइम वाटर भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ये हमारा वाइट पीपीटी की फॉर्म में होता है। ठीक है, और साथ में वाटर भी बन जाएगा। अब वाइट पीपीटी बन गया यानी कि ये हमारा वाटर में इनसॉल्यूबल है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे और भी तरीके के रिएक्शन होते हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जब भी आप देखो कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन हट रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है,
और जब आप देखो कि ऑक्सीजन हट रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो आपका रिडक्शन रिएक्शन है। और जब ये दोनों एक साथ हो रहे होंगे तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कॉपर ऑक्साइड है, मैंने इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा और इसको थोड़ा हीट दिया तो कॉपर प्लस H2O बन जाएगा, H2O बन जाएगा और कॉपर अकेला रह जाएगा। तो कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन हट गया, तो यानी कि ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, और जब दोनों रिएक्शन एक साथ हो, जैसे कि मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O, तो कॉपर प्लस H2O मेरा यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पर तो मेरा रिडक्शन हो रहा है कॉपर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया, लेकिन हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव से ये हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, और भी हमारे कई तरीके के ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि एग्जांपल जैसे जिंक ऑक्साइड, इसके साथ कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पे जिंक का हमारा रिडक्शन हो गया और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, तो जब भी एक साथ हो तो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, उसी तरीके से मैग्नीज है हमारे पास और मैंने HCl के साथ रिएक्ट करा तो MnCl प्लस H2O और Cl2 बन गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हो गया। ठीक है, और हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव से क्लोरीन हटा और ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन हमारे रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में अगर हमारा एसिड या बेस है, दोनों अगर हमारे किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले एसिड वाले पार्ट में किसी भी एसिड का रिएक्ट करवा देती हूँ किसी भी मेटल के साथ। तो मेरा जिंक क्लोराइड एक मेरा सॉल्ट है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी। उसी तरीके से कोई भी बेस ले लेते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको मैं किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करवाऊंगी तो Na2ZN2 बन जाएगा, जिसका नाम है सोडियम जिंकेट। आपको इसका नाम याद रखना है बहुत अच्छे से, प्लस मेरा हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई? गैस तो कलरलेस होती है ना, तो इसका सबसे अच्छा सिंपल तरीका यह है कि आप कोई भी मैच स्टिक्स को अगर आप अपने टेस्ट ट्यूब के पास लेकर आओगे तो पॉप साउंड आएगी। अगर पॉप साउंड आ रहा है इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज़ हुई है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। मेटल कार्बोनेटो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेटो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेटो, ये दोनों ही हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, हमारे बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो देख लेते हैं ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या होगा। कार्बोनेट का पढ़ते हैं, तो कोई भी मेटल कार्बोनेट का पहले देखते हैं। सबसे पहले ये मेरा मेटल है और ये मेरा कार्बोनेट CO3 है ना, इसको मैं एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो सॉल्ट बनेगा, फिर मेरा वाटर बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, ये कंपलसरी होगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी हमारा मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो तब क्या बनेगा? तब भी सेम प्रोडक्ट ही बनेंगे। अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर कोई भी मेरा एसिड रिएक्ट कर रहा है तब भी मेरा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारे कंपलसरी प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे कि मैं मान लीजिए कोई भी हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेती हूँ, ये मेरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसको मैं किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ
तो मेरा सॉल्ट बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मेरा बन गया। ठीक है, अब ये मेरा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ये भी मेरी ये गैस है और ये भी कलरलेस है। तो मुझे पता कैसे चलेगा ये गैस निकली? तो इसके लिए भी एक टेस्ट है, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के डिटेक्शन के लिए भी टेस्ट होता है। आपके पास ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैक्ड लाइम, ठीक है, आप इसको अपने टेस्ट ट्यूब के पास लेकर आएंगे तो एक मिल्कीनेस आ जाएगी। मिल्कीनेस बेसिकली क्यों आएगी? क्योंकि वाइट पीपीटी बन जाएगा। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ठीक है, तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेकर आएँ तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा यानी वाइट पीपीटी बन जाएगा, इनसॉल्यूबल होगा। ठीक है, मिल्कीनेस सा आ जाएगा, मिल्कीनेस सा आ जाएगा। इससे आप पता चल जाएगा कि अगर मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है, इसका मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। तो हम इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की डिटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बहुत देर तक के लिए निकल रही है तो क्या होगा? तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट तो था ही और कार्बन डाइऑक्साइड एक लॉन्ग टाइम तक निकलती रही। तो इससे क्या होगा? इससे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा जो कि सॉल्यूबल होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा जो सॉल्यूबल होता है वाटर में। ठीक है, हमारा अगला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या होता है? ये होता है जब आपका एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर हमारा रिलीज़ करता है। ये जो वाटर है हमारा एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, इसलिए हम इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। साथ में हीट भी रिलीज़ होती है बेसिकली, तो ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो मैंने पहले बताया था एक रिएक्शन कई तरीके की रिएक्शन हो सकती है, तो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका भी एग्जांपल। मान लीजिए मेरा ये बेस है, ये मेरा एसिड है, तो मेरा सॉल्ट बन गया NaCl सॉल्ट प्लस मेरा वाटर बन गया और मेरी हीट भी निकल गई। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब आपको थोड़ा सा बताती हूँ मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है। ये जो मेटल ऑक्साइड होता है ना, बेसिकली मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्ट करना है, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सारे आपके मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल जैसे कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी नॉन मेटल का हमारा रिएक्ट करना, तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड हो गए। अभी जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना हमारे बेस की तरह रिएक्ट करते हैं, और ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं हमारे एसिड की तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल हमारे एसिड की तरह करते हैं और मेटल ऑक्साइड हमारे बेस की तरह करते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। तो ये CO2 यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एक मेरा नॉन मेटल ऑक्साइड है ना। तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि एक एसिड है ना, क्योंकि ये एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, तो ये किसी भी बेस के साथ तो रिएक्ट कर ही लेगा। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो ऑफ कोर्स आपका सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट निकलेगा। सॉल्ट क्या बनेगा यहाँ पे? सॉल्ट बनेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये आपका सॉल्ट बनेगा। ठीक है, ये वाली रिएक्शन भी हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड हमारे एसिड की तरह होते हैं, तो अगर बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड और बेस रिएक्ट कर देते हैं, तो सॉल्ट, वाटर और हीट रिलीज़ होता है। ठीक है, उसी तरीके से मेटल ऑक्साइड, जैसे कि मान लीजिए मैंने कॉपर ऑक्साइड लिया, ये मेरा मेटल है, तो ये एक मेटल ऑक्साइड है जो कि मेरा बेस की तरह रिएक्ट करेगा। तो मैं बेस नहीं लूँगी क्योंकि बेस के साथ रिएक्ट नहीं, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो मैं कोई भी एक एसिड ले लूँगी। तो अगेन एसिड और बेस की रिएक्शन हुई तो कोई भी सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट रिलीज़ होगी। तो सॉल्ट क्या बनेगा यहाँ पे? CuCl बन जाएगा
और H और वाटर और इंटरेक्ट करके H2O बना देंगे, ठीक है। अब आपको इसका कलर याद रखना है, ये थोड़ा ब्लू ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। CuCl यानी कॉपर क्लोराइड आपका ब्लू कलर का होगा, ब्लू ग्रीन कलर का है। एसिड और बेस आपके रिएक्ट करते हैं तो वाटर रिलीज होता है ना, ये आपको पता है। लेकिन अगर एसिड इटसेल्फ वाटर के साथ रिएक्ट करे और बेस इटसेल्फ वाटर के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा, है ना। मैं कोई भी एसिड ले लेती हूँ और ये वाटर के साथ रिएक्ट करवा देती हूँ, तो आपको पता है एसिड H+ आयन रिलीज करते हैं, है ना। तो ये H+ आयन अकेला नहीं रहेगा, ये भी वाटर के साथ जुड़ जाएगा। तो बेसिकली आपका क्या बन जाएगा, H3O+, यानी कि 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा, यानी कि इसको हम बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। आयन इसलिए क्योंकि इसके ऊपर एक चार्ज आया है, ठीक है। बाकी क्लोरीन आपके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बेस ले लूँ NaOH और उसको वाटर के साथ रिएक्ट कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ बेस हमारा OH- आयन रिलीज़ करता है ना। तो इसके ऊपर प्लस का आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो बेस हमारा OH- आयन रिलीज़ करता है, तो सेम यहाँ पे OH- आयन रिलीज़ करेगा। ये OH- आयन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा फर्दर, ये ऐसे ही आयन की फॉर्म में रहेगा। जैसे कि मान लीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया मैंने, इसको मैं वाटर के साथ रिएक्ट कर रही हूँ, तो पोटेशियम आयन और OH- आयन बन जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से MgOH2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करूँगी तो मैग्नीशियम के +2 आयन और OH- आयन बन जाएगा, ठीक है। अब आपके एसिड हो या फिर बेस हो, दोनों वाटर में जाते ही आयन रिलीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर भी आयन्स बन रहे हैं, है ना। बेस भी आयन रिलीज़ कर रहा है वाटर में, एसिड भी आपका आयन रिलीज़ कर रहा है वाटर में। तो ये बेस भी आपका आयन रिलीज़ कर रहे हैं और एसिड भी आपका आयन रिलीज़ कर रहा है। तो ये दोनों के ऊपर चार्ज है, तो ये दोनों ही वाटर में जाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एसिड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि दोनों ही वाटर में जाने के बाद आयन्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है। अब हम सॉल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, हमारे एसिड बेस ना पढ़ ले, सॉल्ट पढ़ लेते हैं। तो कुछ सॉल्ट की रिएक्शन है, जैसे कि NaCl, हाँ एक्वस NaCl, यानी कि NaCl आपका एक सॉल्ट है लेकिन वो एक्वस फॉर्म में है, तो हम इसको ब्राइन भी कहेंगे, ठीक है। मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी दी, तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी देने पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है, तो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहाँ आएगा, एनोड पर आपका क्लोराइड आएगा, कैथोड पर आपका हाइड्रोजन आएगा, और NaOH ये आपके नियर द कैथोड होगा, कैथोड के पास होगा। ये आपको इन सब की लोकेशन याद रखनी है कि NaCl एक्वस फॉर्म में, जिसको हम ब्राइन बोलते हैं, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी दूंगी तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और क्लोराइड बन जाएगा एनोड पर, हाइड्रोजन बन जाएगा कैथोड पर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे नियर द कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। अगला सॉल्ट हमारा है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। ये हम बनेगा कैसे, इसकी हम रिएक्शन देख लेते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की प्रिपरेशन क्या है, कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी आपके पास बेस होना चाहिए, उसको हम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा, और प्लस साथ में वाटर भी बनेगा। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। आप इसकी भी यूसेज देख सकते हैं। थर्ड है हमारा बेकिंग सोडा, जिसको हम NaHCO3 कहेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं
एंड ये बेकिंग सोडा बनाने की क्या प्रिपरेशन है, सबसे पहले आपके पास कॉमन सॉल्ट यानी NaCl होना चाहिए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 यानी अमोनिया होना चाहिए। जब आप इन सबको एक साथ रिएक्ट करते हैं तो NH4Cl बन जाएगा प्लस साथ में NaHCO3 बन जाएगा। ये NaCO3 ही आपका बेकिंग सोडा है, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे, ठीक है, यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है बेसिकली, है ना। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहेंगे, यही आपका बेकिंग सोडा है, ठीक है। और इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। यह आपका साइड प्रोडक्ट है। आपका जो बेकिंग सोडा है वो आपका खाने में यूज़ होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है आपका खाने में यूज़ होता है ना। तो खाने में किस तरीके से यूज़ होगा, मान लीजिए आपके खाने में मैंने डाल दिया, तो मैं इसको हीट करूँगी, तो Na2CO3 बन जाएगा, H2O प्लस CO2 बनेगा। ये जो CO2 गैस है यही सॉफ्टनेस लेकर आएगा आपके खाने में। तो जो आप केक वगैरह में या कोई भी ब्रेड में आप क्यों डालते हो बेकिंग सोडा, क्योंकि CO2 रिलीज़ होता है जो सॉफ्टनेस लेकर आता है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये जो सोडियम कार्बोनेट भी हमारा साथ साथ बन रहा है, ये बिटर एंड टेस्ट होता है, यानी कि कड़वा होगा, ये कड़वा होगा, ठीक है। क्यों कड़वा होगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बेस, तो बेस तो हमारे कड़वा ही होता है ना, तो इसलिए हमारा खाना सॉफ्ट तो हो जाएगा हमारा, लेकिन वो कड़वा होगा। तो हमें इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो आपका बेकिंग सोडा है उसके साथ कोई भी हमारा एडिबल एसिड डाल देंगे। कोई सा भी एसिड हो सकता है, आप इमली डाल सकते हैं, कुछ भी एसिड हो सकता है, ठीक है। जब आप डाल देंगे तो CO2 प्लस H2O बनेगा, साथ में इसका सॉल्ट भी बनेगा। तो सॉल्ट का नाम आपको याद नहीं रखना, बाकी आपको पता है कि बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं। वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट रिलीज़ करता है। तो सॉल्ट का नाम आपको याद नहीं रखना, बाकी इस कार्बन डाइऑक्साइड तो अभी भी रिलीज़ हो रही है, तो आपका खाना सॉफ्ट तो होगा, बट हाँ न्यूट्रल हो जाएगा, खाना आपका कड़वा नहीं लगेगा। बेकिंग सोडा का रिएक्ट के यूजेस भी आप देख सकते हैं। आपका वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 और वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो Na2CO3 अभी आपने पढ़ा, ये कहाँ बन रहा था, ये बन रहा था बेकिंग सोडा में। बस आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ इसको रिएक्ट करना है, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल्स इसके साथ जुड़ जाएगा और आपका वॉशिंग सोडा बन जाएगा, ठीक है। आप इसके भी यूजेस देख सकते हैं। लास्ट कुछ रिएक्शंस देखते हैं, जैसे कि POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस देखते हैं। कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, यह आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है और आप इसका यूजेस देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जिप्सम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनता है। आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने लिया, मैंने इसमें 1.5 H2O 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करवा दिया, तो हाफ 1 + 1 यानी कि टोटल 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन गए। तो ये मेरा जिप्सम का फॉर्मूला रेडी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं।